विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, गैंगरेप की शिकार दलित लड़की की दर्दनाक मौत, योगी राज फेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कामकाज किया बंद, सरकार पर लगाए आरोप। रफाल सौदे के ठीक पहले किसके लिए बदला गया था नियम। सेना को 6 साल से मिल रहा खराब गोला बारूद, 960 करोड़ बर्बाद। सुशांत को जहर नहीं दिया गया था, घर वालों का आरोप गलत निकला। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन कि गोदी मीडिया से लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उससे आपको सदस्यता योजना के बारे में तमाम ब्यौरे मिल जाएंगे और आप अपनी पसंद की एक सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार शिकार दलित लड़की ने मंगलवार की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। 19 साल की इस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के अलावा दरिंदों ने उसकी जीभ भी काट डाली थी। ये घटना बताती है कि महिलाएं, खासकर किसी दलित परिवार की महिलाएं, बेटियां उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। लड़की की पीठ में भी गहरी चोटें आई थी। पुलिस ने बताया था कि उसके गले की हड्डी भी टूटी हुई है क्योंकि बलात्कारियों ने चुन्नी से उसका गला घोंटने की कोशिश की थी। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी। बताया गया कि गांव के दबंगों ने धमकी दी थी कि उनके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो वे उसके साथ भी जुर्म की इंतहा पार कर देंगे। मामले के 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने उनकी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 10 दिनों तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। लड़की के भाई के मुताबिक गैंगरेप की धारा भी तब जोड़ी गई जब मेरी बहन ने सर्किल ऑफिसर को बयान दिया और अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में इशारों से बताया। शुरुआत में पुलिस ने बस हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था और एक ही अभियुक्त को नामित किया था। भीम आर्मी ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा लोगों से सड़क पर उतरकर विरोध करने की अपील की है। दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भी मंगलवार को विजय चौक के पास प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हालात बहुत नाजुक हैं और ये जो हाथरस की घटना है ये दिल दहलाने वाली है कि एक 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप होता है, उसकी जुबान काट ली जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट की जाती है, गले की हड्डी तोड़ डाली जाती है और उस पर वहाँ की पुलिस ठीक ढंग से केस भी दर्ज नहीं करती है, एक अभियुक्त को पकड़ती है और गैंग रेप की जो धाराएं हैं वो भी नहीं लगाती है। तो साफ पता चलता है कि पुलिस की भूमिका इस मामले में कैसी थी और जब इतना हंगामा मचा, जब सर्किल ऑफिसर ने दखल दिया, तब जाके आगे की कार्रवाई हुई है। तो पूरे प्रदेश में ये केवल हाथरस की घटना नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश से इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खास तौर से दलितों पर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है दलित युवती के साथ बलात्कार का। पिछले 6 महीनों में ऐसे लगभग आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं। खुलेआम हत्याओं के मामले भी सामने आ चुके हैं और इस तरह से और इसमें पुलिस की जो भागीदारी है या पुलिस की जो भूमिका है वो भी प्रश्नों के घेरे में है। शासन, प्रशासन और सरकार सब कुछ ऐसा लगता है कि या तो अपराधियों के साथ मिले जुले हैं या अपराधियों पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर वो अपराध निचले तबके के लिए साथ हो रहे हैं, कमज़ोर जातियों के साथ हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो हाल बन गया है, जिस तरह से जंगल राज कहा जा रहा है, वहाँ गुंडा राज कायम हो गया है और उसमें कानून व्यवस्था
बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका। तो ऐसे में लगता है कि अब योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश उस मुकाम पर पहुंच रहा है जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगेगी। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अभी भी लग जाना चाहिए, लेकिन चूंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर है कि इस तरह का कदम केंद्र सरकार उठाने से रही। लेकिन अगर यही हाल रहा तो प्रदेश की जनता ही इतना ज़ोर शोर से सड़कों पर उतर पड़ेगी कि केंद्र के पास फिर कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। अगली खबर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा है कि सरकारी एजेंसी के उत्पीड़न के कारण वो अब भारत में अपना कामकाज बंद कर रहा है। इसने कहा है कि भारत सरकार ने उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। संस्था ने इस कार्रवाई को दिल्ली दंगे और अनुच्छेद 370 में बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर उसकी रिपोर्ट से जोड़ा है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये संगठन अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त कर रहा है और ये विदेशी योगदान अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। विदेशी फंडिंग के लिए ये पंजीकरण जरूरी होता है। इस मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी किया है। बयान में एमनेस्टी ने कहा है कि भारत सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खातों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। इसके बारे में 10 सितंबर को पता चला। संगठन द्वारा किए जा रहे सभी कामों को बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही एमनेस्टी ने कहा है कि उसे भारत में अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ा और अपने सभी अभियान और खोजबीन कार्य रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। संगठन ने कहा है कि सरकारी एजेंसी काफ़ी समय से उसके पीछे पड़ी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया पर 2019 में बड़ी कार्रवाई हुई थी। हालांकि उसके पहले से कार्रवाई हो रही थी, तब उसके खिलाफ 36 करोड़ रुपए विदेशी चंदे के संबंध में केस तो दर्ज किया ही गया था। इसके ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे। ये छापे तब मारे गए थे जब गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा विनियमन कानून यानी FCRA 2010 और IPC के प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी। तब मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आरोप था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत 10 करोड़ रुपए एमनेस्टी इंडिया में उसके लंदन कार्यालय से आए और गृह मंत्रालय की अनुमति नहीं ली गई। फिर 26 करोड़ रुपए एमनेस्टी इंडिया में ब्रिटेन स्थित निकायों से आए। गृह मंत्रालय ने कहा था कि ये सारे पैसे FCRA का उल्लंघन करते हुए एमनेस्टी की NGO गतिविधियों पर खर्च किए गए। वहीं एमनेस्टी इंडिया ने जो ताज़ा सफाई दी है उसमें संगठन ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूर्ण रूप से पालन करता है। इसके साथ ही संगठन ने वे आरोप भी लगाए हैं कि कैसे मानवाधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की कीमत संगठन को चुकानी पड़ रही है। तो साफ जाहिर है कि पिछले 4 साल से एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये सरकार निशाने पर ली हुई थी। 2016 में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 2018 में उसके बेंगलोर स्थित दफ्तरों पर ED के छापे पड़े थे और इनकम टैक्स के नोटिस उन लोगों को भेजे गए थे जो इस संस्थान को दान देते हैं, उनको निशाना बनाया गया था। इस संस्थान के खिलाफ भी केस किया गया था। पिछले साल भी कार्रवाई हुई थी और अब फिर उसके खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तो साफ बात है कि भारत सरकार इस संस्था को बाहर भगाना चाहती थी। भगाना क्यों चाहती थी ये भी स्पष्ट है, क्योंकि इसने दिल्ली दंगों के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट दी थी सरकार के खिलाफ और कश्मीर के मामले में भी उसकी रिपोर्ट बहुत तीखी थी। तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो संस्थान, जो संगठन, जो व्यक्ति इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे, जो इस सरकार की पोल खोलेंगे, जो इस सरकार की आलोचना करेंगे, जो इस सरकार से असहमत होंगे, उन पर निशाना साधा जाएगा। उन्हें ठीक ढंग से काम नहीं करना दिया जाएगा, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा, उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उनका चरित्र हनन किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। इस केस में चूंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ और कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको परेशान किया गया और उसको छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया गया है। ये देश के लिए बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि देश में वैसे ही लोकतंत्र बहुत सिकुड़ता चला जा रहा है। एक निरंकुश राज हम आते हुए देख रहे हैं और मानवाधिकारों की बात करने वाले संगठन और व्यक्ति अगर नहीं रहे तो जाहिर है कि ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर सरकार हमला कर रही है और करती जाएगी और कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर हिंदुस्तान खड़ा हो गया है, जहां सरकार मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, उनको दमन करने के लिए
तैयार है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। क्या राफाल सौदे में फ्रांसीसी कंपनी दशा एविएशन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही नियम कानून में बदलाव करके ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वो अपने ऑफसेट पार्टनर के बारे में उसी समय बताने के लिए बाध्य नहीं हो? क्या इसकी वजह ये थी कि दशा एविएशन पर यह दबाव था कि वो किसी एक खास भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाए? ये सवाल नए सिरे से इसलिए उठ रहे हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने संसद में बीते दिनों पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सितंबर 2016 में होने वाले सौदे के पहले इस कानून में परिवर्तन किया गया था। सीएजी ने कहा कि सरकार ने अप्रैल 2016 में नियम बदले और सितंबर 2016 में दशा के साथ करार पर दस्तखत किए। इस बदलाव में यह व्यवस्था की गई कि फ्रांसीसी कंपनी करार पर दस्तखत के समय ऑफसेट पार्टनर का नाम बताने को बाध्य नहीं रहेगी। इसके पहले तक ये नियम था कि टेक्निकल ऑफसेट इवैल्यूएशन कमेटी ऑफसेट पार्टनर का अध्ययन करती है, उसे दिशा निर्देश देती है और उसका पालन करवाती है। ये भी प्रावधान था कि अंतिम करार के पहले ही ऑफसेट पार्टनर का विस्तृत ब्यौरा इस इवैल्यूएशन कमेटी को दिया जाएगा। ये कमेटी 4 से 8 हफ्तों के अंदर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सौंपती है और उसके बाद ही करार पर अंतिम बात होती है। लेकिन 2015 के अंत में इसमें बदलाव कर दिया गया, जिसे 1 अप्रैल 2016 से लागू मान लिया गया। इसमें कहा गया कि यदि वेंडर टेक्निकल ऑफसेट एवोल्यूशन कमेटी के सामने ऑफसेट पार्टनर की जानकारी नहीं दे सकता है तो वो ऑफसेट क्रेडिट का दावा करते समय डिफेंस ऑफसेट मैनेजमेंट विंग को दे सकता है, या जब से ऑफसेट के तहत काम शुरू होगा उसके 1 साल पहले वो ये जानकारी दे सकता है। यानी यदि वेंडर चाहे तो करार के समय ऑफसेट पार्टनर की जानकारी और उसका ब्यौरा न दे। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑफसेट पार्टनर की योग्यता, उसकी क्षमता पर करार से पहले कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। रफाल रक्षा सौदे में पहले ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस का नाम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला से मुलाकात की थी, उसके बाद ही सौदे में बदलाव हुए थे। उसके बहुत बाद दशा एविएशंस ने रिलायंस का नाम लिया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि फ्रांसवा ओला ने पद से हटने के बाद कहा था कि फ्रांसीसी कंपनी रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर चुनने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि उन्होंने रिलायंस को पार्टनर नहीं चुना तो शायद फ्रांसीसी कंपनी को ये ठेका न मिले। भारत सरकार ने इससे इनकार किया है। तो बहुत साफ है कि अगर हमारे व्यक्ति को, हम जिसको ये ठेका देना चाहते हैं, जिसको ऑफसेट पार्टनर बनवाना चाहते हैं, अगर वो उस नियम कानून के दायरे में नहीं आ रहा है तो नियम कानून ही उसके हिसाब से बदल दिए जाएं। चूँकि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के पास ऐसा ना तो कोई तजुर्बा था, ना एक्सपर्टीज़ थी, ना ही वो कंपनी का अस्तित्व ही था उस समय। तो कैसे उसको ये ठेका दिलवाया जाए, कैसे राफेल से उसकी दोस्ती कराई जाए, उसके साथ जोड़ा जाए, इसके लिए इस कानून में ही बदलाव कर दिया गया और उस कानून में ये छूट दे दी गई कि राफेल चाहे तो नाम ना बताए। अगर नाम बताना पड़ता राफेल को तो उसकी जांच होती और पूरी कमेटी उसका पता करती कि ये जो अनिल अंबानी महोदय हैं वो इस लायक हैं भी कि नहीं कि वो ऑफसेट पार्टनर बन सकते हैं। तो ये छूटें अपने आदमी को मोदी जी ने दी थी और उनको फिर ठेका दिलवाया था। तो ये एक के बाद एक राफेल के बारे में ये दूसरी जानकारी के सीएजी की तरफ से आई है, पिछले दिन भी आई थी, और ये बताती है कि बड़ा गोलमाल हुआ है, घालमेल हुआ है, झूठ बोला गया है, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन ये सरकार केवल गाल बजाकर ये साबित करना चाहती है कि वो तो सदाचार का ताबीज़ पहन के घूम रही है, वो कभी झूठ नहीं बोलती, उसकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन राफेल इसका उदाहरण है, ऐसे और भी उदाहरण हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने इतनी पर्देदारी कर रखी है कि लोग जानकारी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। अन्यथा ये सरकार भी पिछली सरकारों जितनी भ्रष्ट है बल्कि उससे ज़्यादा भी भ्रष्ट हो सकती है। अगली खबर लेते हैं। सेना की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2014 से अब तक, यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से खराब गोला बारूद खरीदने से सेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जितने रुपए में खराब गोला बारूद खरीदा है उतने में सेना को करीब 100 तोपें मिल सकती थी। ये दावा सेना की एक रिपोर्ट में किया गया है जिसे रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। साल 2014 से 2020 के बीच, यानी ये मोदी सरकार की पूरी कार्यकाल है,
जो खराब क्वालिटी का गोला बारूद खरीदा गया उसकी कीमत करीब 960 करोड़ रुपए तक है। इतने दाम में 150 mm की मीडियम आर्टिलरी गन सेना को मिल सकती थी। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का संचालन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सरकारी ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन यूनिट में से एक है। इसी के तहत सेना के लिए गोला बारूद बनाया जाता है, जिसकी सेना ने आलोचना की है। जिन प्रोडक्ट में खामी पाई गई है उनमें 23 mm के एयर डिफेंस शेल, आर्टिलरी शेल, 125 mm के टैंक राउंड समेत अलग अलग कैलिबर की बुलेट्स शामिल हैं। सेना की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन खराब क्वालिटी के गोला बारूद से सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि कई घटनाओं में सैनिकों समेत कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया कि 2014 के बाद से खराब क्वालिटी के गोला बारूद के कारण 403 दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें करीब 27 जवानों की मौतें हुई हैं, जबकि 159 के करीब जवान घायल हो चुके हैं। इस साल अभी तक 13 हादसे हो चुके हैं, हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। इन 260 करोड़ रुपए की खरीद में 658 करोड़ रुपए का खर्च 2014 से 2019 के बीच शेल्फ में हुआ, जबकि अन्य 303 करोड़ रुपए तक की कीमत के माइंस को महाराष्ट्र में लगी आग के बाद खत्म किया गया। ध्यान रहे, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच ऐसी खबरें ठीक नहीं हैं। तो ये एक और मामला है कि किस तरह से हमारा रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है। पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी, जिनके बारे में प्रचारित किया गया था कि वो पहली महिला रक्षा मंत्री हैं। किस तरह से काम कर रही थी ये साफ है। अब राजनाथ सिंह हैं पिछले 1.25 साल से, और उनके कार्यकाल में भी इस तरह से गोला बारूद बन रहा है, सेना को सप्लाई किया जा रहा है, उससे सैनिक मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और किसी का ध्यान नहीं है। ये सेना की रिपोर्ट के बाद अब सरकार को काम करना पड़ेगा, हरकत में आना पड़ेगा। वो भी सीएजी ने रिपोर्ट दी है, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये बताता है कि किस तरह से रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, किस तरह से ये सरकार काम कर रही है। रक्षा को, सुरक्षा को ये सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। बड़े 56 इंच की छाती ठोक ठोक कर दूसरे देशों पर चढ़ाई करने की बात की जाती है, सैनिकों का मान बढ़ाने की बात की जा सकती है, लेकिन गाल बजाने की हद तक। सैनिकों की जान की चिंता इस सरकार को नहीं है। 27 जवान बिना लड़े ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि खराब गोला बारूद उनको दिया गया था। और ये रक्षा मंत्रालय की कोताही की वजह से, लापरवाही की वजह से, और क्या पता इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार भी शामिल हो अफसरों के स्तर पर और अफसरों के ऊपर जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, उनके स्तर पर। तो ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, बहुत ही गंभीर मसला है। इसे सरकार किस तरह से लेती है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है कोई नहीं जानता। इतनी पर्देदारी है इस सरकार में, कोई पारदर्शिता तो है नहीं। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स के पैनल द्वारा सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी गई है। एम्स के पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत के विसरा में जहर नहीं था। इसका मतलब साफ है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को क्लीन चिट नहीं देने का भी जिक्र है। सुशांत की 14 जून को बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मौत हो गई थी। सुशांत के परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया था कि इस अभिनेता को जहर दिया गया था, लेकिन अब इसके उलट रिपोर्ट आ गई है। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने जब कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी, तो उसने यही कहा था कि ये सीधा मामला आत्महत्या का है। लेकिन बाद में इसकी सीबीआई जांच को लेकर राजनीतिक घमासान हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी, तो उसने भी अपनी जांच में अभी तक हत्या को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। सितंबर महीने की शुरुआत में सुशांत की मौत मामले की जांच कर रहे सीबीआई के 3 अफसरों ने बताया था कि जांच टीम को अब तक सुशांत की हत्या किए जाने का कोई भी सबूत नहीं मिला है, और इसके बाद सीबीआई के अफसरों ने आत्महत्या उसके लिए उकसाने के कोण से जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में सभी कोणों से जांच की जा रही है। सुशांत की मौत कैसे हुई, इसे लेकर एम्स की रिपोर्ट से सीबीआई को काफ़ी मदद मिल सकती है। इस खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सावंत ने कहा है कि बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने
ट्वीट करके सीबीआई की जांच को लेकर नाराज़गी बताई थी। तो अब ये बिल्कुल साफ हो चला है कि सुशांत की मौत दरअसल हत्या कुछ नहीं थी, वो आत्महत्या थी। सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे, ये भी साफ हो चुका है। सुशांत सिंह मानसिक रूप से बीमार थे, ये भी स्पष्ट है। उनके परिवार वालों ने इस मामले को बेवजह तूल दिया, सुशांत सिंह की मौत को विवादों में खींचा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक खेल खेला और उसमें बिहार सरकार भी शामिल हो गई, केंद्र सरकार भी शामिल हो गई, सीबीआई, एनसीबी, ईडी सब कूद पड़े। अब सीबीआई कहाँ है उसकी कोई खबर नहीं आती है, क्या जांच कर रही है। ईडी उसका भी पता नहीं है। एनसीबी दूसरे रास्ते पर चल पड़ी है, वो ड्रग्स की खोज कर रही है, तमाम फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ड्रग चल रही है उसकी बातचीत कर रही है। तो सुशांत सिंह का मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। शायद बिहार चुनाव तक ठंडे बस्ते में ही रहेगा, उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि सुशांत सिंह की मौत दरअसल आत्महत्या थी, हत्या नहीं थी। और ये अब विदा लेने से पहले आपको कोरोना महामारी से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दूं। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 61,45,000 के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगले साल की तिमाही तक वैक्सीन आ सकती है। दुनिया में कोरोना की वजह से 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3,33,00,000 से अधिक हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।